नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको। पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके मापन का आधार क्या होता है। किस प्रकार से हम किसी भी राष्ट्रीय आय को मापते हैं। तो दो आधार होते हैं, एक तो उसकी आर्थिक संबंधी किसी भी देश की, और एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दो डिपेंड करते हैं राष्ट्रीय आय या किसी भी अर्थव्यवस्था को जानने के लिए। नेक्स्ट आता है, किसी निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय में मात्रात्मक परिवर्तन कौन से प्रकार की समृद्धि है। तो आय में जो मात्रात्मक परिवर्तन होती है वो होती है आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट आता है, किसी निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो कौन से प्रकार का विकास होता है, वो होता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि तो होता है मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन होता है आर्थिक विकास। नेक्स्ट आता है, आर्थिक समृद्धि को मापने के आधार कितने होते हैं। तो आर्थिक जो समृद्धि होती है उसको मापने के आधार होते हैं 4, और ये 4 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आर्थिक समृद्धि में आपका सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी कहते हैं। और चौथा होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी ये सभी क्या होते हैं, आर्थिक समृद्धि के मापने के आधार होते हैं। कितने आधार हो गए, टोटल 4 आधार है। नेक्स्ट आता है, उत्पादन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है। तो जो कोई भी उत्पादन प्रक्रिया होती है उसका अंतिम परिणाम होता है उसका उत्पाद। कृषि नामक उत्पादन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है। तो कृषि का अंतिम उत्पाद हमें क्या मिलता है, अनाज। तो कृषि नामक उत्पादन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है अनाज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्पाद के प्रकार कितने होते हैं। तो उत्पाद के 3 प्रकार होते हैं, एक तो मूर्त उत्पाद हो सकता है और दूसरा होता है अमूर्त उत्पाद। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, ये फुल फॉर्म पूछी हुई है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, तो निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं अंतिम सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। निश्चित समयावधि में किसी देश की जो घरेलू सीमा होती है उसके अंतर्गत जितनी वस्तुएं होती हैं और अंतिम सेवाएं होती हैं उनका जो योग होता है, जो अंतिम मूल्य होता है उसी का योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। तो वित्तीय वर्ष की अपने इंडिया में जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होती है। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने स्वयं की आर्थिक गणना का वित्तीय वर्ष बदलकर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया है। तो वो मध्य प्रदेश है। कब से इसने किया है, 2015-16 से उसने अपना क्या किया, आर्थिक वित्तीय वर्ष बदल दिया है। कितना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जीडीपी में गणना की जाती है। तो जीडीपी में किन किन की गणना की जाती है, केवल अंतिम वस्तुएं जो सेवा में शामिल की जाती हैं। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं और सेवा को इसमें शामिल किया जाता है जीडीपी में। जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी देश की जो आंतरिक शक्ति है उसमें वृद्धि हो रही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीडीपी में वृद्धि हो रही है यानी जीडीपी ग्रो कर रही है तो देश की क्या होती है, आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, जीडीपी में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। तो 2 वर्ष की कीमतों पर किया जाता है। जीडीपी में अगर परिवर्तन करना है तो कितने वर्षों की गणना की जाती है, तो 2 वर्षों की जो कीमतें होती हैं उनमें किया जाता है। चालू वर्ष की कीमतों पर, मौद्रिक प्रचलित कीमतों पर इसको किया जाता है। एक आधार वर्ष की कीमतों पर इसके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। तो चालू वर्ष में कीमतों की दर पर क्या किया जाता है, जो प्रचलित कीमतें हैं वो, और आधार वर्ष यानी वास्तविक जीडीपी में कितनी ग्रो हुई है वो। इस प्रकार जीडीपी में परिवर्तन किया जाता है 2 प्रकार से। नेक्स्ट आता है, जीडीपी की गणना के लिए भारत का आधार वर्ष क्या है। तो जीडीपी की गणना के लिए भारत का आधार वर्ष है 2011-12। भूमि की उत्पत्ति के साधन का खर्च क्या है। तो खर्च है लगान और किराया। तो भूमि पर क्या लगता है, लगान लगता है या फिर कोई किराया लगता है। तो भूमि की उत्पत्ति के साधन का खर्च क्या है, लगान और किराया। श्रम की उत्पत्ति के साधन का खर्च क्या है, मजदूरी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे याद रखने हैं। पूंजी की उत्पत्ति के साधन का खर्च क्या होता है। तो पूंजी की उत्पत्ति के साधन का खर्च होता है ब्याज। जोखिम की उत्पत्ति का साधन का खर्च क्या होता है, लाभ। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो जोखिम उठाते हो तो उसमें हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, खर्च क्या मिलता है, लाभ।
तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। भूमि की क्या है, लगान, श्रम मजदूरी, पूंजी ब्याज, जोखिम लाभ। नेक्स्ट है मार्केट कास्ट से या बाजार लागत किसे कहते हैं, तो बाजार लागत का ये सीधा सूत्र पूछा जाता है। बाजार लागत बराबर होता है साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये क्या है, मार्केट कर यानी बाजार लागत है, यानी साधन लागत कितनी है और शुद्ध जो अप्रत्यक्ष कर है उन दोनों को मिला दिया जाए तो बाजार लागत सामने आती है। कर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। बाजार मूल्य क्या होता है, पहले तो बाजार लागत थी, अब है इसमें बाजार मूल्य। बाजार मूल्य होता है बाजार लागत प्लस लाभ की जो राशि होती है वो ये कहलाता है बाजार मूल्य। नेक्स्ट आता है जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीएनपी की है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीएनपी की क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत की जीएनपी में शामिल है, तो भारत की जो जीएनपी होती है उसमें शामिल होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत में भारतीयों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उससे प्राप्त राशि, भारत के बाहर भारतीयों का जो उत्पादन होता है वो भी इसमें जीएनपी में शामिल किया जाता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत के जीएनपी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो भारत में भारतीयों के उत्पादन और भारत के बाहर भारतीयों का जो उत्पादन है वही क्या है, जीएनपी है। जीएनपी की गणना का सूत्र क्या होता है, तो जीएनपी होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है वही क्या 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 कहलाती है, एनएफआईए कहलाती है, नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड। जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये सूत्र याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संकेत जीडीपी जीएनपी बराबर ना तो आयात ना ही निर्यात, यानी जीडीपी भी बराबर है, जीडीपी और जीएनपी जब बराबर होते हैं ये संकेत मिलता है जीडीपी बराबर जीएनपी, यानी ना तो आयात है ना ही निर्यात है, दोनों बराबर हैं। जीडीपी बराबर जीएनपी तो इसको क्या कहेंगे, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था है, ना तो आयात हो रहा है ना ही निर्यात हो रहा है, तो जीडीपी बराबर जीएनपी बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये सारी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। एनडीपी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, जितना मूल्य का ह्रास हुआ है उसको जीडीपी में अगर माइनस करते हैं तो एनडीपी निकल के आती है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें निकल के प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी कहते हैं हम को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो एनएनपी को बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनएनपी ज्ञात कर सकते हैं। ये सीधे सीधे सूत्र पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय एनआई की गणना भारत में सबसे पहले किन्होंने की थी, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी, 1868-69 में। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय उस टाइम कितनी बताई थी, 20 रुपये प्रति वार्षिक है। दादा भाई की पुस्तक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने ये बात बताई, तो ये थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक पूछी जाती है किनकी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनका सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कब व किसने की, तो वैज्ञानिक विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की थी वीके राव ने 1931-32 में, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, तो 62 रुपये बताई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया और कब किया गया था, तो स्वतंत्रता के पश्चात। अभी तक हमने जितनी भी देखी वो स्वतंत्रता से पहले की थी, अब स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। कब बनाएगी, 4 अगस्त 1949 में, और इस समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो पीसी मोहलनोबिस को इसमें बनाया गया था, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का गठन कब किया गया राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो 2 मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है सीएसओ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो सीएसओ का प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली में 1951 में। एनएसएसओ राष्ट्रीय नमूना कार्यालय एवं प्रतिदर्श कार्यालय कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। इसकी पहले स्थापना हो गई थी 1950 में।
नेक्स्ट आता है CSO प्लस NSSO को एकीकृत कब किया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, CSO और NSSO को कब मिलाया गया इनको, तो 23 मई 2019 को। और CSO और NSSO को मिलाकर इनका नाम क्या रखा गया है, तो इसे अब कहा जाता है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो जो जितनी भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है भारत की उसको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना में प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कृषि व उसकी सहायक जो क्रियाएं होती हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, जैसे पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन है, वो सभी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर द्वितीयक क्षेत्र में किसको रखा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है विनिर्माण व औद्योगिक क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है जितनी भी सेवाएं होती हैं, परिवहन होता है, ऊर्जा, संचार, बीमा, बैंकिंग, ये सभी किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भारत के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का होता है। भारत के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। रोजगार में यानी रोजगार सबसे ज़्यादा कौन सा दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। प्रतियोगिता आय या लॉटरी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसमें देखो किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 51,000, किसी में 1 लाख और किसी की लॉटरी लगती है, यानी आकस्मिक आय है ये, उसमें उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो नहीं किया जाता है। वृद्धावस्था जो पेंशन होती है और जो छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चों को और घरेलू कार्य में जो खर्च होता है उसको भी ना शामिल नहीं किया जाता। पूछा जाता है कि कौन से शामिल किए जाते हैं, कौन से शामिल नहीं किया जाते। नेक्स्ट आता है सरकार के द्वारा नागरिकों को दिए गए निःशुल्क सेवा शामिल है या नहीं, यानी कि जो राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना चल रही है वो शामिल है या नहीं, तो इसे ये शामिल की जाती है। जो निःशुल्क सेवाएं शामिल होती हैं वो उसमें की जाती हैं। सांसदों व विधायकों को भत्ता दिया जाता है उसको भी शामिल इसमें किया जाता है। PCI की गणना यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति है जैसे मैं हूँ तो मेरी आय की गणना कैसे की जाएगी, राष्ट्रीय आय में जितनी जनसंख्या है उससे निकल के क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय की आय निकल के आ जाएगी। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जितनी जनसंख्या है उसमें भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय की गणना निकल के आती है। ये आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सारे इस वीडियो में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।